हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी कीजिए और सारी वीडियोस देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोज़ मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा दूसरा अध्याय है। तो शुरू करते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू करना है दोस्तों। ठीक है, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में है। माम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार की साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, क्या कह रहे हैं, माम्बा ये तंजानिया का बात हो रहा है। तंजानिया में माम्बा कोई लड़की है, बच्ची, ठीक है, वो सुबह पानी भरने के लिए जाती है, घर का काम वगैरह कराती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है और कह रहे हैं कि वो उसके भाई वगैरह हैं, बकरियाँ कहीं चराते हैं, तो उसकी वो माम्बा उसमें भी काम मतलब कराती है, अपने भाइयों का हाथ बटाती है। ठीक है, और माम्बा के पिता है कोई छोटा सा मतलब खेत है उनके पास और चट्टानी इलाका है उसमें, है ना। ठीक है, तो वो मक्का और ऐसे मुश्किल से उगा पाते हैं और उसी से अपना साल भर का मतलब व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन वो भी साल भर की व्यवस्था हो नहीं पाती। ठीक है, तो ये तंजानिया जो अफ्रीका का छोटा सा मतलब छोटा सा नहीं, तंजानिया का एक देश है। सॉरी, अफ्रीका तंजानिया का सॉरी तंजानिया अफ्रीका का देश है, सॉरी, है ना, ऐसे बोल रहे थे, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो उस वहीं के लोगों के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अगली, पीटर न्यूजीलैंड की भीड़ पालन प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है। अभी पीटर कोई है, उसके बारे में बात चलिए। पीटर न्यूजीलैंड की भीड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी पेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भीड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनीकृत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। तो देखिए, ये न्यूजीलैंड के बारे में बात चली है। न्यूजीलैंड में एक पीटर नाम का बच्चा है कोई, उसके चाचा का खेत है ना, और ये भीड़ों का वो क्या कहते हैं बाड़ा है, वो उनके पास काफ़ी भीड़ हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर वो वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा सब काम करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न भागों में रहती हैं और उनकी जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राणियों और औद्योगिकी की उपयोग की भिन्नता के कारण है। समझ रहे हो। तो कह रहे हैं कि जो पीटर और माम्बा जो बच्चे हैं, उनकी रहने की स्थिति को आप देखिए किस तरह से अलग अलग बताया जा रहा है ना। तो ये किस तरह से है, किसकी वजह है, इसके पीछे क्या वजह है, तो इसकी बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह है भूमि की गुणवत्ता, है ना, मृदा, जमीन, मिट्टी होती है ना, वो जलवायु, वहाँ का जल कैसा है, कैसी का जलवायु है ना, प्राकृतिक वो होती ना सिचुएशन, वो बता रहे हैं। वनस्पति, वहाँ कैसी वनस्पतियाँ के है ना, नम, शीत, उष्ण कटिबंधीय है ना, ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, और प्राणियों की, वहाँ पर कौन से प्राणी पाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से प्राणियों का अधिकता है वहाँ पर। ठीक है, और देखिए प्रौद्योगिकी, वहाँ पर किन क्षेत्रों में उद्योग वगैरह हैं भी या नहीं भी हैं, कितने हैं, कम ज़्यादा है, कैसा है ना, ऐसी ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों में। आगे देखिए, ये सब भिन्नताएँ हैं। ठीक है, इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार की संसाधनों की उपलब्धता है। इन स्थानों की एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो इनका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता, ये जो अन्य प्रकार के संसाधन हैं, इनकी उपलब्धता के कारण ही
ये दूसरे स्थान एक दूसरे से भिन्न है, समझ रहे हो। वहाँ पर जो संसाधन हैं और वहाँ पर जो कुछ भी मौसम, जलवायु, नम, प्राकृतिक वनस्पति है ना, भूमि की गुणवत्ता और प्राणियों की भिन्नता, ठीक है, ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं और उसकी वजह से इन स्थानों में ये स्थान एक दूसरे से भिन्न है। और कह रहे हैं इसी कारण संसाधनों की उपलब्धता का, ये सब अनेक प्रकार के कारण एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे से लिंक हैं और फिर इन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, समझ रहे हो। आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। क्या कह रहे हैं, 90%, विश्व की 90% जनसंख्या तो केवल 30% भूभाग पर ही रहती है। क्या है, आगे कह रहे हैं शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जल है। क्या कह रहे हैं, तो निर्जल समझते हो ना, जल से घिरा हुआ, ठीक है। आगे देखिए, जल से घिरा मतलब महासागर हैं, सागर हैं, नदियाँ हैं, नाल है ना, वो है, झीलें हैं, तो इन सब के बारे में बात चल रही है। देखिए इसलिए ये चित्र है किसका, और चित्र नंबर 2.1 ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग। इस चित्र में आप भूमि की कितने उपयोग पहचान सकते हैं। ये भूमि के कितना उपयोग है देखिए दोस्तों, तो भूमि पर वन है, मैदान हैं, बस्तियां हैं, नदियां हैं, है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं, झरने वगैरह भी होगी, देख नहीं रहे, है ना। आगे देखिए, भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की बात चलिए होती है, उनमें भूमि भी शामिल है। भूमि शामिल क्यों नहीं होगी, भूमि भी शामिल है ना। भूमि घास वगैरह होती है ना, ये सब हमारे इंसानों के काम आते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आते हो, प्रत्यक्ष रूप से भी आ जाती है कभी, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से काम आते हैं। आगे देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ जो ज़मीन है, इसका 30% भाग तो ज़मीन है, भूमि, जिस पर इंसान रह रहे हैं। 90% इंसान रह रहा है इसी पर, है ना। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ये 30% भाग जो बता रहे हैं ना भूमि का, पूरी धरती पर, पृथ्वी पर जो 30% भाग इस पर इंसान रहता है, उसमें भी पूरा 30% पर इंसान नहीं रहता। उस पर भी क्या क्या देखिए, उस पर क्या है, प्रतिशत भाग आवास योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है, ठीक है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलक्रांता, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल अथवा निर्जल हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसी क्षेत्र है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसी क्षेत्र है ना। क्या कह रहे हैं, तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि ये 30% भूमि है ना, जिस पर इंसान रह रहा है, उसमें भी क्या क्या आ जाता है। देखिए, पठार है, पर्वत है, नदियाँ, नाली है ना, झीलें और ये झरने, है ना, और रेगिस्तान, वन, है ना, घने जंगल, है ना, और ऊंची नीचे छोटी मोटी बीहड़ हैं, है ना, और भी अन्य प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, स्थल आकृतियाँ, है ना, ये भी होती हैं, है ना। तो ये 30% के अंतर्गत ही आते हैं, समझ रहे हो। ये स्थान विश्व के सघन अन्य क्षेत्रों में से माने जाते हैं। ये मतलब उसी का एक मैंने बताया ना, वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। वैसे मुख्यतः इसमें बता रहे हैं, देखिए, कृषि के लिए, वानिकी यानी कि जो होते हैं ना, वानिकी वन वगैरह होते हैं ना वो, और खनन जैसे कि जो बहुत सी जो भूमि होती है वहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं ना, जैसे कोयला है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, है ना, ये सब धातु हैं। और भी अन्य प्रकार की आप सोच सकते हैं, ठीक है। सड़कें बहुत सी भूमि पर सड़कें होती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, लंबी दूरी तक सड़कें हो जाती हैं ना, वो भी भूमि पर भी तो होती हैं, भूमि पर ही होती हैं, समझ रहे हो। आगे देखिए, उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, ये भी भूमि पर ही लगी होती हैं। ये उसी 30% भाग की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। उसी 30% भाग पे ये सभी चीज़ें आ जाती हैं ना, उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, ठीक है। साधारणतया औद्योगिक स्थापना, ठीक है। हाँ,
हाँ आगे साधारणतया इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ये सभी चीज़ें आती हैं ना, इनको क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। ठीक है, क्या आप मामा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग की विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। दोस्तों कह रहे हैं कि पीटर और मामा जो बच्चे हैं, अफ्रीका के तंजानिया की बात कर रहे हैं ना, और ये क्या है, न्यूजीलैंड की बात चल रही थी। ठीक है, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड ही था ना। खैर आगे देखिए, तो उनकी भूमि के बारे में बताना है आपको, कैसे क्या हमें नहीं बताना। ठीक है, आगे हमारे लिए ये पढ़ना महत्वपूर्ण है, ये सूची बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग, जो भूमि है इसका उपयोग भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर क्यों करेगा, भौतिक कारक जो भी है ना, ये सब भूमि के उपयोग की मतलब किस प्रकार की भूमि है, उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, उसी प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं, मान के चलिए कि यदि मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर अलग प्रकार का उपयोग होगा उसका, है ना। और वही पहाड़ी क्षेत्र है तो उसका अलग प्रकार का होगा, वही जंगल है अलग, उसका अलग प्रकार की से उपयोग होगा ना। तो वो बता रहे हैं। आगे देखिए, हाँ भौतिक कारकों पर बताया, जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज और वन की उपलब्धता। ठीक, मानवीय कारक जैसी जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कह रहे कि मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या है, उद्योग हैं, ये भूमि की प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, है ना। इनसे क्या होता है कि मानव जैसी जनसंख्या है, कहाँ पर रहेगी, कैसे रहेगी, उद्योग वगैरह कहाँ लगाना है, फैक्ट्रियाँ वगैरह कहाँ लगाना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की ज़मीन है, किस प्रकार का उसका उपयोग फैक्ट्रियाँ लगाना है वहाँ पर कैसा है ना, किस चीज़ की फैक्ट्री सही रहेगी, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि कहीं भी किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगा दी जाए, उद्योग खोल दिया जाए ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। उस जिस चीज़ की वहाँ उपलब्धता होगी उसी चीज़ के उद्योग लग सकते हो, है ना। आगे कह रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व भूमि किसे कहते हैं दोस्तों, जो किसी कोई बड़ा क्षेत्र होता है ना, वो किसी विशेष एक ही परिवार की होती है, कि मतलब एक ही परिवार की ज़मीन होती है वो, है ना। राजा की ज़मीन होती है, जैसे कि कोई भूमि जमींदार होता है ना, तो उसकी ज़मीन होती है ना। आप इतिहास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार बहुत लंबे लंबे खेत होते थे, उन पर एक ही ज़मींदार का कब्जा होता था, है ना। वो मज़दूरों को लगाकर, किसानों को लगाकर काम करता था, है ना। तो ये ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, इसे स्वामित्व भूमि के आधार पर मतलब बांटा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, निजी भूमि व्यक्तियों की स्वामित्व में होती है। निजी भूमि जो कह रहे हैं ना, कि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, वो किसी विशेष प्रकार के इंसान के हाथों में होते हैं। विशेष प्रकार की मतलब ये कह रहे हैं कि कोई जैसे मैं हूँ, मेरे पास मेरे पूर्वजों की ज़मीन पड़ी हुई है, 100 बीघा, 1000 बीघा, 1000 तो बहुत हो जाती है, 100 बीघा, 50 बीघा, 80 बीघा, है ना, 10 बीघा, 1 बीघा, जितना भी हो। ठीक है, तो वो मेरा, उस पर मेरा स्वामित्व होगा। ठीक है, मेरे बाद के मेरे वंशज जो होंगे, बच्चे होंगे, उनका स्वामित्व होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बात करें। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जैसे चार आप, हाँ यहाँ तक तो हो गया था। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय में संबंधित है, व्यक्तियों के लिए किया जाए, समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना, इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इन भूमियों को क्या कहते हैं, सामुदायिक भूमि या साझा संपत्ति। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्तिगत ज़मीन है, जैसे आपके पास ही भी होगी, कितनी कितनी ज़मीन होगी। ठीक है, तो उसका आप उस पर आपका अधिकार है, किसी और का नहीं, है ना। तो इसे स्वामित्व साझा संपत्ति या स्वामित्व भूमि कह सकते हैं। ठीक है, सामुदायिक भूमि कह सकते हैं, नहीं अन्य प्रकार के नाम ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, है ना, समझ रहे हो। लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि अब ऐसा तो नहीं है, मान के चलिए किसी के इंसान के घर में 10 बच्ची हैं, उसकी 10 से एक दो बच्चे और हो गए, 10 दून मतलब, तो पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, बच्चे होंगे। ठीक है, तो उस ज़मीन तो मान के चलिए 10 बीघा है। अब ज़मीन थोड़ी ना टूट कर बिखर कर, या कह सकते खींच जाए, लंबी चौड़ी हो जाए, नहीं, 10 बीघा है तो वो 10 ही होगी। अभी मान के चलिए एक परिवार में दो भाई हैं, है ना, 10 बीघा 5-5 बीघा पड़ गई। अब उनके पास उनकी दो बच्चे हो गए, तो फिर उनको बच्चों को कितनी 2.5 बीघा पड़ेगी ना। फिर वो और भी दो बच्चे हो गए या 3 हो गए, तो फिर कैसे कैसे कम होती जाएगी ज़मीन, है ना। अगर वो साझा रहेंगी तो ठीक है, अगर वो मतलब कहते हैं ना, वो मतलब न्यारे हो जाती हैं तो
फिर तो वो भूमि का बंटवारा होगा तो कम कम हो जाएगी। इस प्रकार की बात चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, स्थान के अनुसार भूमि का गुणवत्ता में अंतर होता है। जो स्थान होते हैं दोस्तों, जो मान के चलिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रकार की भूमि है, हमारा जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश यहाँ पर अलग प्रकार की भूमि है, हमारा साउथ इंडिया यहाँ पर अलग भूमि है, हमारी तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर अलग प्रकार की भूमि है ना, समझ रहे हो। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पर अलग प्रकार की भूमि है। तो इस प्रकार की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत अपेक्षाकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। क्या कह रहे हैं, सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने। जो सामुदायिक भूमि होती है ना दोस्तों, जैसे कि बड़े बड़े खेत होते हैं, तो क्या होता है कि भाई सरकार उनको खरीद लेती है या लोग उनको बेच देते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को। फिर वो क्या करते हैं, तो वहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र यानी कि मतलब कोई ऐसा व्यापारिक क्षेत्र कैसे कह सकते हैं आप, मान के चलिए कोई मंडी खोल ली, कोई बड़ा उद्योग खोल लिया, कोई किसी को दान दे दी, तो किसी ने कुछ अपना स्पेशल कुछ उसमें खोल दिया, ऑफिस बना दिए, कार्यालय बना दिए, फैक्ट्रियाँ बना दी, है ना, घर बना दिए, मतलब प्लॉटिंग होती है ना, तो जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, बड़े बड़े, है ना। तो ऐसे किसी एयरपोर्ट बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिए, कोई मार्केट बसा दिया, है ना। तो ऐसा सब बता रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। क्या है, नगरीय क्षेत्र यानी कि शहरों में क्या करें, घर बनाने में, और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में दोस्तों भूमि का उपयोग घर बनाने के लिए अक्सर होता है, ठीक है, समझ लो। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि उस भूमि का जो भी भूमि हो उसको कृषि जोत देते हैं। जैसे आज भी दोस्तों होता है कि भूमि कम पड़ती जा रही, तो किसी के पास अगर बीहड़ है ना, तो बीहड़ों को तोड़कर खेती करने योग्य बना लिया जाता है। तो इसके बारे में बात चल रही है ना। अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अनाधिकृत दोस्तों कह रहे हैं उसका कोई खास अधिकार नहीं है, उसको खरीद कर फरोख्त करके उसको उपयोग में लेने लगा है, ठीक है, इंसान अपने में। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप से व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। जो भूमि है उसका उपयोग क्या किसके प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाते हैं। जो भूमि का जो उपयोग हो रहा है ना, उसका उपयोग एक स्तर पर नहीं हो रहा है दोस्तों, अनेक प्रकार की लेवलों पर हो रहा है, अनेक प्रकार के तरीक़ों से हो रहा है ना। तो उस बारे में बात कर रहे हैं ना, सांस्कृतिक परिवर्तन, हर प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं भूमि को लेकर, है ना। आगे देखिए, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। क्या करें, तो वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण, जो वर्तमान में जो कृषि हो रही है, भेड़ों को काट कर खेतों को मतलब उपयोग किया जा रहा है ना, तो ये सब इसके कारण, और निर्माण संबंधी जो खेतों में घर बनाए जा रहे हैं, भेड़ों को तोड़कर जंगलों को सब करके घर बनाए जा रहे हैं, इसके कारण ये गतिविधियाँ हो रही हैं ना, इसके कारण प्रसार के कारण निम्नीकरण। जो निम्नीकरण क्या होता है, तो ज़मीन कम होती जा रही है ना, जंगल कम होते जा रहे हैं, निम्नीकरण उसे कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की कमी होती है होना निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। और भूस्खलन यानी कि ज़मीन भेड़ का मतलब जंगल कट रहे हैं, भीड़ तोड़े जा रहे हैं, तो उसके क्या है, भूस्खलन जैसी समस्या आ रही है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। आए दिन दिखती है कि प्लॉटिंग हो रही है, नई नई बस्तियाँ बन रही हैं, घर बन रहे हैं, तो पेड़ों को तो साफ करता जा रहा है इंसान, ठीक है। इसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मतलब समस्या आ रही है, मतलब मृदा कम उपजाऊ होती जा रही है, समझ रहे हो। मरुस्थलीकरण यानी जमीन बंजर होती जा रही है, समझ रहे हो। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। मरुस्थलीकरण दोस्तों क्या होते हैं कि भूमि का बंजर होना, सूखा होना भूमि का, है ना। मरुस्थल होता है ना, जैसे सूखा इलाका राजस्थान में देख सकते हैं आप, हमारे भारत में और भी अन्य प्रकार के जो क्षेत्र है वहाँ पर, तो उन्हें मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ छूट तो नहीं रहा है, हाँ कुछ नहीं छूट रहा है। आगे देखिए, हाँ ये देखिए दोस्तों, किसी समय दोस्तों ये ज़मीन है, ये एक ही जैसा स्थान बता रहे हैं, ये किसी समय ऐसा होगा, है ना। तो धीरे धीरे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ी, इंसानों की जनसंख्या बढ़ी, इंसानों की आवश्यकता बढ़ी, है ना, समझ रहे हो। तो ये चित्र नंबर 1 है, ये नीला ऊपर डॉट बना है गोल गोल, इसमें 1 नंबर छपा है, ठीक है। उसके बाद इंसानों की ज़रूरत पड़ी, इंसानों ने इसका ऐसा उपयोग कर लिया। देखिए 2 नंबर में क्या क्या परिवर्तन आया, 1 नंबर से देखिए घर बने, ठीक है, भूमि उपयोग में लेने लगी, है ना।
ये देखिए सामने पेड़ दिख रहे थे, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया इंसानों ने। बिजलियाँ, यहाँ सामने पेड़ दिख रहे थे, ये इधर देखिए इसमें, ये अब बिजली की लाइन बिछ गई, घर बनने लगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर झोंपड़ी थी तो यहाँ पर ऐसे घर बन गए, ठीक है। रास्ता वही है, जगह वही है सेम, ठीक है। आगे देखिए और फिर इसमें क्या परिवर्तन आया, ये देखिए धीरे धीरे ये देखिए पेड़ थोड़े बहुत दिख रहे हैं, वो भी काट लिए गए हैं, ठीक है। अब ये और बस्तियाँ बनने लगी, ये शहर जैसा बन दिखने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेड़ एक भी नहीं दिख रहे हैं ना, तो ये इंसानों ने अपना मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये पेड़ों को काट दिया यहाँ पर, ठीक है। और बस्तियाँ बनने लगी है ना, प्रदूषण आने लगेगा फिर, है ना। वाहन चलेंगे तो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, और जब बस्तियाँ बनेंगी तो वाहन चलेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ना, तो ये नुकसान ही है ना। इंसानों का हस्तक्षेप, अनैतिक मतलब अनियंत्रित हस्तक्षेप हो रहा है, समझ रहे हो। चित्र 2.2 भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, है ना। तो भूमि उपयोग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हो। आगे देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि जो संसाधन है उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन्य भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ये जो भूमि है ना, जो वन भूमि और कृषि भूमि, इनकी बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसानों की जनसंख्या बढ़ी और उनकी मांग भी बढ़ रही है ना। जब इंसानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी ना। मेरे घर में 10 जन हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। 10 साल बाद मेरे घर में 10 से 15 हो गए, 20 हो गए, ठीक है। तो शादियाँ होंगी उसके बाद, है ना। तो ऐसी जनसंख्या बढ़ेगी तो जो 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा होंगी, किसी की भी फैमिली की ले ली, मेरी नहीं आपकी किसी की भी, ठीक है। तो फिर वो 5 लोग एक्स्ट्रा आए, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, उनके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या किस पर डिपेंड करेंगे ना, भूमि पर, कृषि पर, ठीक है। तो ये सब वन्य भूमि और कृषि भूमि का कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका मतलब ये भूमि कम होती जा रही है, समझ रहे हो। आगे देखिए इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इस भूमि से, इस प्राकृतिक संसाधन, इसी एक्टिविटी से, इसकी जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई मांग को लेकर वन्य भूमि और कृषि भूमि कम होती जा रही है, और उससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। प्राकृतिक भूमि मतलब कम होती जा रही है, तो कम होने का डर ही बता रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन भी समाप्त होते जा रहे हैं ना। प्राकृतिक संसाधनों में क्या आता है दोस्तों, ये अनेक प्रकार के आप जो कुछ भी देखते हो ना, ये सब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। हालांकि वो इंसान जो उनमें हस्तक्षेप करे, उनमें उपयोग, उनका मतलब उनके साथ अपना श्रम कार्य लगा के उनको और उपयोगी बना लेता है, ठीक है। बाकी सब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही आते हैं, समझ रहे हो। इसलिए विनाश का वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। क्या करें, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। विनाश की जो वर्तमान दर है ना, जो स्पीड से विनाश की कगार पर इंसान बढ़ रहा है ना, ये इस पर रोक लगानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। क्यों? अगर ये नहीं रोका जाएगा दोस्तों तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत ऐसी कि भाई इंसान आए दिन जंगलों की को साफ करता जा रहा है, खेती जो ज़मीन है उस पर घर बनाता जा रहा है, जंगलों को काटना, ये सब, और आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बहुत दिक्कतें इंसान अपने आप लिए पैदा करता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान इस चीज़ से अभी ठीक से वाकिफ़ नहीं हुआ है। अगर हो चुका होता तो कब का बंद कर देता, है ना। वाकिफ़ हो भी चुका है दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक हद तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनजान बन रहा है इंसान, है ना। और इन चीज़ों का मतलब अनैतिक उपयोग कर रहा है, और अत्यधिक मात्रा में उपयोग करके इन चीज़ों को मतलब कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त सामान्य तरीके हैं। कह रहे हैं कि वन रोपण, जो वनों का मतलब रोपण होता है ना, वनों को मतलब जो वनों में पेड़ होती हैं ना, जंगल में पेड़ वगैरह, उनको रोपना मतलब पेड़ पौधे लगाना, समझ रहे हो। वन रोपण का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। यानी किसी जंगल से हमने बीहड़ से किसी क्षेत्र से, इलाके से हमने पेड़ काटे हैं तो वहाँ पर लगाना भी, है ना। तो ये भूमि उद्धार यानी कि भूमि को मतलब अधिक से अधिक उपयोगी बनाना, अधिक से अधिक उसमें मतलब उसकी उर्वरकता बढ़ाना, ठीक है। ये रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियंत्रण उपयोग, रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं ना, जो हम खाद वगैरह उपयोग करते हैं इनका, और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, मतलब एक सही तरीके से उनका उपयोग करना, ठीक है। अतिचारण,
अतिचारण यानी कहते हैं पर जो भी भूमि होती है उस पर अत्यधिक मात्रा में जो पशु पाल मतलब चराते हैं ना लोग बाग, इसको बंद करना पड़ेगा, इस पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त सामान्य तरीके है ना, इन चीज़ों पर को अपनाया जाए तो हम भूमि के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या क्या है, आप फिर देख लें, वन रोपण है ना, भूमि उद्धार, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियम उपयोग, अतिचारण, इन सबको रोकना है। ठीक है, इसके आधार पर हम भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य तरीके हैं। आगे देखिए, मृदा, मिट्टी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। क्या कहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत, जो भूमि होती है ना, पृथ्वी होती है, उसके ऊपर एक पतली परत होती है, लेयर होती है ना, दानेदार परत, हल्की हल्की, जो हम अभी देखते हैं जिस पर हम चलते हैं, घास उगती है, पेड़ पौधे उगती है। ठीक है, ये कणों की आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, इसी हम मृदा कहते हैं, सब लोग जानते हैं, वैसे ही कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, यह भूमि की निकटता से जुड़ी होती है। ठीक है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। इसी चीज़ की जो पतली लेयर है ना, इसी को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में कैसी मृदा है, किस क्षेत्र में कैसी मतलब भूमि है, उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, रेगिस्तानी है, बंजर है, कैसी है, पहाड़ी पर्वतीय है ना। कहते हैं ना, मिट्टी को आप देखते हैं कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेगड़ मिट्टी है ना, ये सब मिट्टी के प्रकार। इसी चीज़ को हम, इसी के आधार पर हम मिट्टी के नामों में अंतर देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों आगे क्या है यार तथा भूमि पर पाई जाने वाली खनिजों से होता है। ठीक है, तो भूमि का निर्धारण कैसे करते हैं, उसमें उपलब्ध जैव पदार्थों और भूमि पर पाई जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, उसमें जो जैविक पदार्थ होते हैं भूमि मिट्टी में, उसके आधार पर उसका निर्धारण करते हैं, लाल है, काली है, पीली है, जलोढ़ है, दोमट है। ठीक है, और उसमें पाई जाने वाली खनिजों के आधार पर उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन है ना। ठीक है, इन चीज़ों के आधार पर हम उसकी मतलब पहचान करते हैं ना। आगे देखिए, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ये जो मिट्टी है ना, ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी किस तरह की है, किस प्रकार उसका निर्माण हो रहा है, ये अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। ठीक है, आगे देखिए, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें और जैव पदार्थ होते हैं ना, जैविक पदार्थ उसे कहते हैं जो जीविक, जैसे कि उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, मतलब कह सकते हैं, वो भूमि को उसमें पेड़ पौधों को पर्याप्त ऑक्सीजन देने में काम करते हैं, पर्याप्त खनिज उनकी तक खनिज संसाधन पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, और खनिज से लवण होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम है ना, आयरन, ये सब। ठीक है, जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में क्या कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं ना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इसको बनने में, मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं ना। ये कि अपक्षय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, उसके बाद ये सब मृदा बन पाती है। समझ रहे हो। आगे देखिए, इसको छूट रहा है शब्दावली। अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। समझ लो, अपक्षय के कहते हैं तापमान में परिवर्तन, सर्दी गर्मी है ना, इन क्रियाओं को, पौधों की क्रियाएं, पौधे झड़ते हैं, पत्ते उनकी मिट्टी में मिल जाते हैं, ये, और प्राणियों और मनुष्यों की जो क्रियाकलाप होती है उसके द्वारा अनावर्तित सेलों का टूटना, जो सेलें टूटती हैं, बनती बिगड़ती हैं ना, इनकी वजह से जो भी क्षय होता है ना ज़मीन में, उसको अपक्षय कहते हैं। समझ रहे हो। तो ये आगे देखिए, ये ऊपर छूट गया, मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए, भूस्खलन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये भूस्खलन है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। तो
क्या कह रहे हैं, भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी की बृहद संचलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, हाँ? आगे कह रहे हैं कि वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। क्या भूस्खलन, ठीक है, लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। ये भूस्खलन होता है ना, तो ये नदी के प्रभाव को, नदी बह रही है, अचानक भूस्खलन हो गया तो उसका प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि मतलब उसकी नदी के किनारे कटकर टूटकर जल के आगे आ जाएंगे ना, पानी की नदी बहती हुई नदी के आगे, तो अवरोध बन जाएगा, ठीक है, इसलिए नदी का बहना रुक जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नदी अवरुद्धता की अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों को आवासों में विध्वंस आ जाता है, तो नदी का रास्ता बदल जाएगा अचानक, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आसपास के क्षेत्रों में पानी जाएगा, कहीं ना कहीं तो पानी बह कर जाएगा ही, है ना, उससे तो कुछ ना कुछ जगह चाहिए ना। तो ये अगर पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। सुनो, पहाड़ी भागों में ये भूस्खलन जैसी समस्या एक मुख्य घटना के रूप में जानी जा सकती है और ये प्राकृतिक आपदा के रूप में जानी जाती है, समझ रहे हो, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। ये प्राय जीवन मनुष्य, जीव जंतु होते हैं, उनको हानि पहुंचाती है, और संपत्ति जो भी इंसान वहाँ रह रहे हैं, उनके घर टूटेंगे तो उनकी संपत्ति को भी नुकसान होगा ना, ये चीज़ के बारे में मत करें। और भी अन्य प्रकार की जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, उनको हानि पहुँचेगी। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन वगैरह वगैरह, जो भी कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी इमारतें टूटती तो उनको नुकसान पहुँचता है कि नहीं। आगे देखिए, और चिंता का एक मुख्य विषय है ये भूस्खलन, चिंता का एक मुख्य विषय भी है। जैसे मान के चलिए इसमें चित्र में दिखा रहे हैं ना, ये भूस्खलन हो रहा है अचानक, तो इन चीज़ों को, ये आसपास बिल्डिंग बनी है, घर बने हैं, बाजार बने होंगे, है ना, इन सबको मतलब नुकसान होगा, और उससे क्या होगा, जीवन को खतरा है और धन को भी मतलब दिक्कत है ना, संपत्ति, जीवन और संपत्ति को आघात है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। आगे देखिए, एक वस्तु स्थिति अध्ययन, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीको के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। तो देखिए, शायद उसी का चित्र हो, है ना, वैसे कंफर्म नहीं कह सकती। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर विस्फोट किया गया हुआ, ठीक है, उसकी वजह से ये हुआ था, ठीक है, पता नहीं क्यों किया गया था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची थी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं क्या परिणाम हो सकता था और क्या परिणाम हुआ था, ठीक है। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। हालांकि उस गांव को खाली करा दिया गया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को हानि, नुकसान ना पहुंचे, समझ रहे हो। आगे कह रहे हैं कि न्यूनकरण क्रियाविधि क्या कहती है, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने की कौन कौन सी कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां निम्न हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ विधियां निम्न हैं, क्या क्या है। तो भूस्खलन को रोकने के लिए ये विधियां अपनाई जा सकती हैं। देखिए, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। कह रहे हैं कि यदि किसी क्षेत्र में पता है कि भूकंप मतलब भूस्खलन हो सकता है, उन क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया जाए और वहाँ पर घर वगैरह बनाने के लिए मतलब वहाँ पर घर वगैरह नहीं बनाई जाए ना, ये जैसे इमारतें हैं जी बनी है, ऐसा नहीं बनाई जाए। और जिन स्थानों पर भूकंप कम आता है वहाँ पर उन स्थानों को मतलब आवास बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, समझ लो। तो ये बोल रहे हैं। भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करना। भूमि जो खिसक रही है ना, उस पर अगर कोई मजबूत दीवारें लगा दी हैं तो उस खिसक के वो दीवारों से आके सट जाएगी, मतलब आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण
से वृद्धि है। कह रहे हैं कि भूस्खलन को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, समझ रहे हो। तो ये बहुत बेस्ट उपाय है, मुझे सबसे अच्छा उपाय लगा। आगे देखिए, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो अनेक प्रकार के कार्य भूस्खलन को रोकने के लिए किए गए हैं, ठीक है। लेकिन किस हद तक वो काम कर सकती हैं इसको आप समझ सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये देखिए, प्रतिधारी दीवार, ये दीवार बना दी गई है ना, ये किसी बड़ी चट्टान मतलब पत्थरों की दीवार बनाई गई है ना। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया था। इसको देख लेते हैं। ह्यूमर और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ठीक है। ये देखिए, ह्यूमर और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये जो ज़मीन है ना, मिट्टी होती है ना, जिस पर हम चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, घास उगती है, ये सब, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, घास है, उसके नीचे ये ह्यूमर और वनस्पति के साथ सबसे ऊपरी परत है मिट्टी की, ठीक है। और ये नीचे लाल पीली सफ़ेद दिख रही है, तो ये बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, इसको उपमृदा कहते हैं, समझ रहे हो। अब आप ध्यान रखें कि हम जो घास है ना, इसके नीचे जो पाई जाती है ना, इसको उपमृदा कहते हैं, समझ रहे हो। अगर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, ये पीला भाग है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, ये चट्टान है दोस्तों, मतलब काफ़ी गहराई तक जाता है। हालांकि ये पीला और सफ़ेद लाल दिख रहा है ना, ये काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे कि गड्ढा खोदते जाएँ तो काफ़ी अंदर तक, ठीक है। किलोमीटरों में नहीं, कुछ मीटरों में होगी, ठीक है। और ये सबसे ये नीचे देख रहे हैं, जनक चट्टान है, ये सबसे नीचे की है, ठीक है। तो ये हो गया मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, इसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए, हाँ ये देखिए, ये मृदा है, ये मृदा को किन किन भागों में बांटा गया है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। हाँ देखिए, जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंपरिकता और को निर्धारित करती है, ठीक है। कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमर निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच तुगनता और ढाल मृदा की संचय को निर्धारित करती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति प्राणी जात और भू सूक्ष्म जीव ह्यूमर निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मृदा है, इसके ये सब कार्य हैं, समझ लो, ये सभी कार्य मृदा के हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ये मृदा को प्रभावित करने वाले कार्य हैं, ठीक है। मृदा ये जो भी कार्य इसमें लिखी है ना, आप अच्छे से समझ लें और पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। ये क्रियाकलाप है, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण की अन्य कारक स्थलाकृतियाँ, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। क्या है कि मृदा जो निर्माण का कारक है, जो मृदा बनाने में, तो ये अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है, ठीक है। किस प्रकार के आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, बता रहे थे। तो ये सब, हाँ, ये सब अन्य प्रकार की और अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा बनती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम भी लगता है मृदा के निर्माण में, समझ रहे हो, ये बता रहे हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन की ये दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा जो कम होती जा रही है ना, कि मृदा के साथ आज दोस्तों दिख रहे हैं कि भूमि कम उपजाऊ हो रही है, भूमि की अधिक मतलब क्षेत्र भी नहीं बची है ना। तो ये मानवीय क्रियाएं और प्राकृतिक क्रियाएं, ये दोनों ही क्रियाएं से मृदा क्षेत्र और मृदा प्रभावित हो रही है, समझ रहे हो। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन्योन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ये मृदा को प्रभावित करने का कारक है। और मृदा को निम्नीकरण, मृदा की जो
कम उपजाऊ है, मृदा जो कम होती जा रही है, मृदा भूमि क्षेत्र, ठीक है। इसके पीछे कौन कौन सी वजह है, देखिए वनोन्मूलन, वनों की जो वनों की कटाई है, वनों के साथ जो मानव का हस्तक्षेप है, ये है ना, ये मुख्य कार्य। अतिचारण, वनों में पशुओं को चराना है ना, ये है, ठीक है। तो वन चर पशु पशु चर रहे हैं वनों में, तो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, आगे चल के वो बड़े होंगे, उनको खा लेते हैं, तो वो पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाते हैं। पेड़ पौधों को खा लेते हैं, उनकी आने वाली जो बढ़ती हुई शाखाएं उनको तोड़ देते हैं ना, और भी मतलब मृदा में जो होता है ना, जो उपजाऊपन, वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अतिचारण और रासायनिक उर्वर, जो रासायनिक उर्वर होते हैं ना, खाद यूरिया वगैरह यूज करते हैं ना, इससे भी मृदा का निम्नीकरण हो रहा है ना। और कीटनाशकों का उपयोग, है ना, ये आप एक ही चीज़ है, ठीक है, इनका उपयोग। और वर्षा दोहन, वर्षा जो होती है ना, वर्षा का अनियमित होना, कभी कम तो कभी बिल्कुल नहीं, है तो ये चीज़। भूस्खलन, भूस्खलन जैसे ज़मीन अचानक धसक जाती है ना, पहाड़ अचानक, देखिए आप आए दिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आए दिन धसक जाती हैं ज़मीनें, ठीक है। तो ये भूस्खलन की प्रक्रिया। बाढ़, आए दिन बाढ़ आती है, तो ये इससे भी मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, समझ रहे हो। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ इस प्रकार भी हैं, इस प्रकार है, ठीक है। मल्च बनाना, लो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसी प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा का आर्द्रता रुकी रहती है। ये इस प्रकार के बारे में बहुत बता रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, ये वेदिका फॉर्म है, ये इसमें क्या है, पहाड़ों पर ही दोस्तों खेती करने का तरीका है, ठीक है। मल्च बनाना, ये थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा, आपको शायद पता नहीं कैसे समझ में आएगा। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैसी जैव पदार्थ जैसी प्रवाल से ढक दी जाती है। तो जो ये खेती आप अक्सर ऐसे नॉर्थ ईस्ट में होती है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को कभी चित्र अगर यहाँ हुआ तो बताइए जरूर, अगर नहीं तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा करके। हाँ, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, जो मृदा होती है ना, जैसे कि ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अधिक वन, जो बने हुए घनी क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे जाइए आप पंजाब क्षेत्र में, तो बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ लगा देते ना, तो वहाँ पर जो नीचे ज़मीन होती है ना, तो पेड़ों की वजह से वो ज़मीन नीचे सूर्य की किरणें वगैरह ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती, तो वो भूमि कम उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। और उनकी आर्द्रता होती है ना, जो आर्द्रता, वो रुक जाती है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं ना। तो जैसे कि मैंने ऐसे आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि कोई पेड़ है, घना है, तो उसके नीचे सूर्य की किरणें वगैरह नहीं आई, तो उसकी आर्द्रता एक तरह से रुकी रुकी होगी, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। वेदिका फॉर्म, चौड़ी समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाई जाती है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय, इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। चित्र 2.5 में देखिए, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ के वेदिका फॉर्म इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और समोच्च रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखी रेखाओं की समांतर जुताई, ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करना, ठीक है। ये कुछ बना दिया जाता है और फिर इस पर खेती की जाती है, ठीक है। चित्र 2.6, ठीक है, समोच्च रेखी जुताई। और ये रक्षक मेखलाएँ, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में वन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाई जाती हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये चित्र 2.7, ये तटीय प्रदेश होते हैं ना, जो वहाँ पर जो भूस्खलन होने की संभावना रहती है ना, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दी जाते हैं, ताकि जी मृदा आवरण रोका जा सके, मृदा को भूमि स्खलन जैसी समस्याओं का सामना किया जा सके, ठीक है। और इन चीज़ों से भूस्खलन जैसी समस्याओं को रोका जा सके, ठीक है। रक्षक मेखलाएँ, ये देखिए खेतों की मतलब आसपास लगा दी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, रक्षक मेखलाएँ उन्हें कहते हैं खेतों के आसपास जो पेड़ पौधे लगाती थी, इसलिए, ठीक है। ये दिख भी रहा है इस पर। समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाने के लिए सब पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। रोधिकाओं के सामने जल को इकट्ठा करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक उसमें जल रोका जा सके और मृदा के लिए वो जल उपयोगी हो सके, ठीक है। क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं, इसके हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है।
चट्टान बांध यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालिकाओं की रक्षा करने और मृदा क्षति को रोकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप ये शब्दों को आप अच्छे से याद कर लें और इनको एक बार दोस्तों प्लीज़ मेरी कहने से आपका नॉलेज और अच्छा हुआ। ये जो शब्द है ना, इनको आप यूट्यूब गूगल से कहीं से सर्च करेंगे ना, तो इसकी परिभाषा आपको और इनके चित्र देख लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये शब्द याद रखना और वो चित्र देख ले, पर बिल्कुल बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा ना, है ना दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, बीज की फसल की उगाई। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो ये फसलें मतलब फसलों का बदल बदल कर बोना भी मृदा को उपजाऊ बनाने और मृदा को मतलब संरक्षण करने में मददगार होता है। समझ रहे हो। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ है ना। तो किसकी वजह से हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें क्या परिवर्तन है, क्या वजह है इसकी। 600 घन किलोमीटर वर्षा हो गई, तो ये एक प्रभाव है मृदा का जो इंसानों पर पड़ता है ना, इंसानों की क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, तो जल, हाँ इसको अच्छे से समझते हैं क्या कह रहे हैं। जल, ठीक है, हाँ, जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। इसको आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है ना दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल का है ना, तो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आगे देखिए, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। देखिए, इसलिए पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है ना, ये तो सभी जानते हैं, और इसीलिए इसको इसी वजह से इसको जल ग्रह कहा जाता है ना, और कहना उचित भी होगा, है ना। और अन्य ग्रहों पर ऐसा मतलब इतना अधिक मात्रा में जल नहीं है, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। बुध जैसे ग्रहों पर आप दोस्तों देखिए तो बुध सूर्य के बहुत पास होने की वजह से वहाँ पर जल नाम की चीज़ भी नहीं है ना, क्योंकि इतनी गर्मी ही पड़ती है। और उसके बाद जो अन्य ग्रह हैं, ये मंगल ग्रह के बाद जी बाकी सब जो गैसीय ग्रह हैं ना, उन पर तो फिर जल हो ही नहीं सकता, होगा भी तो इतनी अधिक मात्रा में नहीं, है ना। तो पृथ्वी को जल ग्रह कहा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं वो ये भी मानते हैं कि लगभग 3-3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन है महासागरों में ही मतलब पनपना शुरू हुआ था, है ना, महासागरों में ही प्रारंभ होना शुरू हुआ था, है ना। आगे कह रहे हैं कि यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भागों को ढके हुए हैं, आज भी इस समय भी दोस्तों महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा किससे हाँ, पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है ना। देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और एक मुख्य वजह ये है कि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पानी भी पाया जाता है ना, तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और कह रहे हैं कि 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसी चीज़ को लेकर बातें हैं, है ना। आगे कह रहे हैं कि और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की को मदद करती हैं। क्या जो महासागर हैं और जो जल की जो वो है ना उपलब्धता धरती पर, यही विविध प्रकार की पौधों और जीव जंतुओं की मदद करता है कि हर एक पेड़ पौधे के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है ना। हर एक जीव जंतु को जल की ज़रूरत पड़ती है ना। बिना जल के कोई पेड़ पौधा नहीं जीवित रह सकता, ना ही कोई जीव जंतु जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ है। आगे देखिए, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं महासागरों का जो जल होता है, जो पानी होता है ना, वो खारा होता है ना, उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और भी अन्य जो होते ना
वो पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो मानव के उपयोग के लिए नहीं है, ठीक है, मानव उनका उपयोग नहीं कर सकता। आगे देखिए, अलवड़ जल केवल 2.7% ही है धरती पर। अलवड़ीय जल जो पीने योग्य जल है ना, जिसमें मतलब खारापन नहीं है जिसमें, ठीक है, वो जल कितना प्रतिशत है धरती पर? 2.7% है ना। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, 2.7% जल है ना जो धरती पर, पीने योग्य जल का 2.7% जल का भी 70% भाग तो बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड जैसी पहाड़ों पर, पर्वतों पर पाया जाता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमारे पास उपलब्ध है लगभग 1% जल भी नहीं है, समझ रहे हो, 1% जल भी नहीं है। सोचिए, 1% जल भी उपलब्ध नहीं है हमारे लिए पीने के लिए, और वो कहाँ पर है? नलकूपों में, तालाबों में, कुओं में, और जो नदियों में, झीलों में, झरनों में, है ना। तो कह सकते हैं आप 1% कह सकते हैं, 1% जल कहाँ पर है? 1% से कम जल नदियों में, कुओं में, तालाबों में, झरनों में, झीलों में, है ना, पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बाकी लगभग देखिए 70% बोले ना, सीधा सीधा 70% तो बर्फ़ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है अपनी स्थिति के कारण। जैसे मान के चलिए अंटार्कटिक महासागर पर जो जल है तो वो इसी में है, 2.7% में ही आएगा, ठीक है, और वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है, इंसानी पहुँच से दूर है, समझ रहे हो। आगे देखिए, और ग्रीनलैंड जैसे ग्रीनलैंड है और पर्वतीय प्रदेशों में जो आप देखते हैं बर्फ़ जमी हुई है, वो इसी में 2.7% में ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1% से भी कम जल हमने आज इंसानों ने उपयोग किया है, और 1% जल में ही इंसान आज तक यूज करता आ रहा है और आगे भविष्य में भी करेगा। और लंबे भविष्य की बात नहीं की जा सकती, लंबे भविष्य में शायद जल की उपलब्धता कम हो, फिर कहीं से इंसानों को मतलब जल प्राप्त करने की मतलब ज़रूरत पड़े, है ना, समझ रहे हो। और आगे कह रहे हैं कि जो इंसान है ना, इस जल जो 1% जल है ना, इसको भी दूषित कर रहा है, इसको भी मतलब इसका भी फिजूल खर्च कर रहा है, इसको भी अनाप शनाप अनैतिक तरीके से बर्बाद कर रहा है ना। तो ये क्यों दोस्तों? आप अगर कहीं देखते हैं कि नल चालू है या कहीं अपने घर में या कहीं आस पड़ोस में ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहे हैं, जल की बर्बादी होती हुई देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको बंद कराएं दोस्तों। ये बहुत ही अनैतिक कृत्य है, बहुत ही गलत काम है दोस्तों। इसके द्वारा लोग भविष्य में जल मतलब देख भी नहीं पाएंगी, बहुत सी जगह आज भी नहीं देख पा रहे हैं, जल की उपलब्धता हो ही नहीं पा रही है। बहुत जल देख भी रहे हैं ना, तो बहुत ही पैसों से ले देकर उनके पास जल उपलब्ध हो पा रहा है, समझ रहे हो। बहुत ही समस्या का मतलब मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ना। आगे कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ, यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। 1% जल की बात कर रहे हैं, 1% जल है ना, ये भौम जल जो हम बोर कराते हैं, हैंड पंप जो खुदवाते हैं दोस्तों, उनमें बता रहे हैं, वो भौम जल कहलाता है, ठीक है। और नदियों और झीलों की पृष्ठीय जल जो तल पर होता है ना, पृष्ठीय जल कहते हैं नदियों में, झीलों में, ठीक है। आगे कह रहे हैं जल के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल है ना, वायुमंडल में भी जल के कण पाए जाते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये जल वाष्प के रूप में यही पाया जाता है, ठीक है। हाँ, ये छूट गया था, देखिए, अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवड़ जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। मैंने कहा ना, 1% जल ही मानव के लिए उपयोगी है, ठीक है। और उसके बाद ये पढ़ना था, यह उपलब्ध है, यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है। लगभग 1% जल के बारे में बात कर रहे हैं।
इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। एक टपकता हुआ जल एक वर्ष में 1200 लीटर जल बर्बाद कर सकता है दोस्तों। यदि वो निरंतर टपकता रहे तो एक एक बूंद अगर गिनी जाएगी ना, उसको फिर इकट्ठा किया जाएगा ना, तो 1200 लीटर जल की मात्रा अनुमानित हो सकती है। ठीक है, ये दोस्तों किसी ने नापा नहीं हुआ है ना, ये अनुमान है। वैसे ये अनुमान ठीक भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है ना। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ये छूट रहा है कुछ। हाँ, ये पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ, क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए, इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल जो होता है ना, जिसको पीने योग्य पानी बोलते हैं। ठीक है, पोर्टेबल वाटर। ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं। ठीक है, ये धरती पर सबसे मूल्यवान पदार्थों में से एक माना जाता है। क्यों? सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी से आदमी प्यास नहीं बुझा सकता, भूख नहीं बुझा सकता। ठीक है, भूख नहीं मिटा सकता, सॉरी। ठीक है, और यदि किसी को प्यास लगी है, वो इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरत होगी। क्योंकि यदि इंसान उससे कहा जाए कि भाई पैसा कि सोना पी लो तो क्या उससे हो गया? मान के चलिए, देखिए मूल्यवान पदार्थ की यहाँ बात चली, तो ऐसे में आप देखते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों के पास, एक के पास 100 किलो सोना है। ठीक है, एक उदाहरण माने, इसको आप दिमाग पर ना लें। 100 किलो सोना है और किसी के पास एक गिलास पानी है। अब दोनों ही कहीं फंस चुके हैं किसी जगह पर। अब कौन जिंदा रह सकेगा? पानी है जिस पर, वो है ना, रेगिस्तान में ही, मान लो रेगिस्तान में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, तो कौन जिंदा रह सकेगा? जिसके पास पानी है वो, या फिर जिसके पास सोना है वो। तो दोस्तों, आप यकीनन आप यही बताएंगे जिसके पास पानी है। सोना वाला तो प्यास के मारे मर जाएगा, जिसके पास पानी है वो जी जाएगा ना। अगर वो कहे कि सोना मेरा 100 केजी सोना ले लो और मुझे एक गिलास जल दे दो, वो कहेगा मेरी जान बचेगी तो 100 केजी सोना मैं अपने भविष्य में कभी भी इकट्ठा कर सकता हूँ, बशर्ते मैं बच जाऊँ अगर। तो ठीक है, अगर बिल्कुल मृत्यु की सैया पर वो आ चुकी होंगी तो कौन बचाएगा उन्हें? पानी से तड़प रहे हैं यदि तो। ठीक, खैर वो अलग अलग बातें, आप कमेंट में कुछ और बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मूल्यवान वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो एक गिलास पानी भी बहुत महंगा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, पृथ्वी पर जल जल न बढ़ाया जा सकता है। क्या करें? हाँ देखिए, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। समझ रहे हो? तो धरती पर जो जल है ना, इसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चीज़ हो, जैसी वस्तु है कि इसको एक टाइम बाद कर दो तो इसकी उम्र मतलब जैसे कि पेड़ है, छोटा पौधा लगाएंगे कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो जल सीमित है, सीमित चीज़ है, सीमित पदार्थ है ये। ठीक है, और हाँ, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। जल की कुल मात्रा स्थिर है, जल की कुल मात्रा स्थिर है, ना ही ये घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। इसकी प्रचुरता, ये इसकी उपलब्धता, जो प्रचुर मात्रा है ना इसकी, इसमें विविधता है। कहीं किसी प्रकार का है, कहीं किसी प्रकार का है, कहीं कहीं किसी प्रकार का है, कहीं अच्छा है, कहीं बेकार है, कहीं पीने योग्य है, कहीं पीने योग्य नहीं है। समझ रहे हो ना? उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, हाँ, क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और बाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। ये जो जल है ना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा धरती पर एक दूसरे की प्रक्रिया कर करते चक्रीकरण होता रहता है। जैसे कि गर्मियों में भाप बनती है समंदरों के में। ठीक है, उनके ऊपर फिर वर्षा होती है, वर्षा वो समंदर का पानी भाप बनकर ज़मीन पर आकर आ जाता है। ठीक है, फिर वो उस नीचे जल स्रोतों में चला जाता है, ज़मीन सोख लेती है उसको, फिर वो इंसानों की ज़रूरत पूरी करता है कि एक जो हैंड पंप होते हैं, बोर होते हैं, नदियाँ, नाले, झरने है ना, इनके माध्यम से इंसानों के उपयोग में आता है। ठीक है, उसके बाद नदियों नालों के द्वारा पुनः कहीं जाकर सागरों में मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? लंबी प्रक्रिया होती है हालांकि, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से जल का चक्रीकरण होता रहता है। ठीक है, आप समझ रहे हो? इसी प्रकार बता रहे हैं कि बाष्पीकरण, वर्षण और बाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्कर द्वारा निरंतर गतिशील रहता है ये जल। ठीक है, जल कभी एक स्थान पर नहीं टिकता है ना।
जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल अपने पीने और धुलाई में भी करता है, वरन उत्पादन वरन वरना हाँ वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। क्या करें, मनुष्य जो है ना, जो सबसे विशेष प्राणी माना जाता है धरती पर, है ना, तो ये जल का उपयोग सिर्फ पीने और कपड़े धोने, हाँ, और अन्य प्रकार के कामों में भी नहीं करता इसका उपयोग उत्पादनों में भी करता है। क्या उत्पादन? कोई भी फैक्ट्री में सामान बनता है, कोई भी खाद्य पदार्थ बनता है, किसी भी प्रकार की चीज़ को लेकर देख सकते हैं आप, ठीक है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक बिस्किट फैक्ट्री ही मान लीजिए, ठीक है, उसमें जो जल वगैरह लगता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अन्य प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बनते हैं ना, उनमें जल का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, और भी आप देख सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं जल की वजह से, ठीक है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं, जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादनों में भी प्रयोग किया जाता है। जल से बिजली भी बनाई जाती है, देख रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मतलब उसी जल से 1% जल की ही बात चल रही है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। खेतीबाड़ी में जो जल देते हैं हर साल आए दिन दोस्तों, खेतों में पानी दिया जाता है, बिना पानी दिए खेत भी मतलब अच्छी फसल नहीं दे सकते, समझ रहे हो। तो ये हालांकि वर्षा होती है, वर्षा पर भी डिपेंड होना पड़ता है किसानों को, हमेशा से ही होना पड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है खेतों में, ठीक है। तो वो भी जल 1% में ही आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, और जो बड़ी बड़ी डैम बने हुए हैं, ठीक है, इनमें भी वही 1% जल है, ठीक है। तो आगे देखिए, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलबड़ीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या कह रहे हैं, देखिए, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलबड़ीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या क्या है। तो दोबारा देखते हैं इसको, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण, जल स्रोत जो हैं उनके सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलबड़ीय जल की आपूर्ति की कमी, जो अलबड़ीय जल है ना उसकी आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या है, क्या क्या है। देखिए, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, ठीक है, समझ रहे हो, बढ़ती नगरीकरण और बेहतरीन जीवन स्तर है, ठीक है। ये जल पर ही डिपेंड है, ये सारी जो बता रहे हैं ना यहाँ पर प्रक्रिया, ये सब जल पर ही निर्भर है, बिना जल के कुछ नहीं हो सकता। जल उपलब्धता की समस्या क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। आज विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जल की कमी देखने को मिलती है। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के बहुत से क्षेत्र हैं, गल्फ़ कंट्री है दोस्तों, गल्फ़ कंट्री उन्हें कहते हैं जहाँ पर कच्चा जो वो है ना पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होते हैं ना, वो उन्हें गल्फ़ कंट्री कहते हैं। वहाँ पर भी जल की बहुत देखें कमी देखी जाती है, ठीक है। और जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जैसे कि हमारे भारत में ही देखिए राजस्थान है ना, ऐसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र जैसे राजस्थान और वैसे महाराष्ट्र में भी जल की कमी काफ़ी देखी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। हालांकि वो मरुस्थलीय स्तर नहीं है महाराष्ट्र, फिर भी कमी है वहाँ पर, ठीक है। और बहुत ही मतलब अन्य क्षेत्र में है दोस्तों, हमारे उड़ीसा जैसे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे क्षेत्रों में भी जल की कमी आए दिन देखने को मिलती है। हालांकि वहाँ पर वो तटवर्ती इलाके हैं, फिर भी है ना। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, हाँ, अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया कौन से है, तो वही गल्फ़ कंट्री के बारे में बात चल रही है, ठीक है। दक्षिणी एशिया कहाँ पर है, तो मतलब भारत का कुछ हिस्सा, और ये क्या कह सकते हैं कि हाँ, चाइना की कुछ क्षेत्र भी आ जाती है इस पर, ठीक है। आगे देखिए, और अफ्रीका से जो लगा हुआ क्षेत्र है ना एशिया का, वो भी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर भी दोस्तों रेगिस्तान वगैरह हैं, इसलिए उनको भी जोड़ा गया है, ठीक है।
पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की भाग, ठीक है। उत्तर पश्चिमी मैक्सिको की खाड़ी वगैरह, मैक्सिको उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, आप ध्यान देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका की दक्षिण का हिस्सा, ठीक है, समझ रहे हो, मैक्सिको का पश्चिमी और उत्तरी भाग, ठीक है। आगे देखिए मैप में आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं अगर ये चीज़ देख रहे हैं ना तो मैप आप अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का लगभग कह सकते हैं, संपूर्ण भाग तो नहीं कह सकते, संपूर्ण भाग तो बहुत गलत बात हो जाएगा यहाँ पर कहना मेरे लिए सही नहीं है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का लगभग कह सकते हैं कि 70% भाग में मतलब जल की कमी पाई जाती है, ठीक है। आगे क्योंकि वहाँ रेगिस्तान वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, और अफ्रीका का भी, ठीक है। अब लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, देखिए कितना समस्या का सामना है ना करना पड़ रहा है इन देशों को। ये देश ऐसी जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। ये देश जो है ना, मैंने ये ऊपर जो लिखी हुई है ना, इनकी चर्चा की जा रही है, ये उन क्षेत्रों में है जहाँ पर सूखा पड़ता है, बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आगे देखिए, सूर्य की अधिक गर्मी पड़ेगी तो नमी नहीं रहेगी ना, नमी नहीं रहेगी, शुष्कता रहेगी, और शुष्कता तो जल का दुश्मन है, समझ रहे हो, एक तरह से कह सकते हैं। जल को एकदम हवा में उड़ा देता है। मान के चलिए किसी जगह पर आपने पानी डाला, वहाँ पर अधिक धूप है तो वो जल्दी सूख जाएगा पानी, समझ रहे हो, इसी वजह से। आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ, उनमें जला भाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इन क्षेत्रों में जल की अभाव की बड़ी समस्या बनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जल का भराव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों की संदूषण के कारण भी जल का भराव हो सकता है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। जो मौसम में परिवर्तन होता है उसके प्रभाव से भी जल की समस्या देखने को मिलती है, कह रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं अथवा अति उपयोग जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। जल कह रहे हैं कि जल का जो अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है ना, फिजूल खर्च हो रहा है ना, जो कई लोग गाड़ियाँ धोते हैं, अनाप शनाप चलता रहता है पानी, जब तक वो सर्फ लगा रहे हैं, बेवकूफ़ लोग मैं उनको कहूँगा, ठीक है। मान के चलिए कि पाइपलाइन से नल गाड़ियाँ धो रहे हैं अपनी, अब उन्होंने सर्फ लगा दिया, शैम्पू लगाते हैं लोग बाग, ठीक है, और तब तक लेजम चालू है, उनका पाइपलाइन चालू है, चल रहा है भाई, चल रहा है, शैम्पू लगाने में 2 महीने घंटे, फ़ोन आ गया, फ़ोन कर रहे हैं, हाय कैसे हालो, चल रहा है उनका, नीचे पानी चल रहा है ना। तो ये अन्य प्रकार की आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, किस तरह से जल का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके कारण जल का अभाव हो सकता है, ठीक है। ये देखिए दूषित जल के बारे में दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं। देखिए चित्र 2.8 यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। ये यमुना नदी है दोस्तों, ठीक है, दिल्ली में, शायद ये दिल्ली का फोटो होगा, ठीक है। तो कितना प्रदूषण पड़ा हुआ है इसमें, गंदा एकदम लग रहा है, ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। क्या कह रहे हैं, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है, ठीक है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि इंसान ने, कह रहे हैं कि यदि इंसानों ने जल के जो क्षीण होते संसाधनों का संरक्षण नहीं किया, संरक्षण करने के कदम नहीं उठाए, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं यदि भी जल एक नवीनीकरण संसाधन है, जो जल है ना नवीनीकरण संसाधन, यानी कि जो चक्रीकरण हो जाता है, जैसे कि वर्षा, जैसा कि बताया ना कि समुद्रों के किनारे जो गर्मियों में भाप बनती है वो वर्षा के माध्यम से ज़मीन पर आ जाता है, फिर मतलब जो भौम जल है ना, जो ज़मीन के अंदर जल होता है, जिसको हम नलकूपों द्वारा, हैंड पंपों द्वारा, कुओं के द्वारा उपलब्ध प्राप्त करते हैं ना, वो जल की मतलब मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक चक्रीकरण है जल का, ठीक है, ये इसलिए इसको नवीनीकरण संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यदि भी इसका
अति अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। फिर भी कह रहे हैं, फिर भी इसका अति उपयोग है ना, जल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है ना, ये और प्रदूषण, जो जल प्रदूषण है ना दोस्तों, इंसानों के द्वारा जल प्रदूषण किया जाता है ना, ये इसको अनुपयुक्त बना देता है। अनुपयुक्त कैसा? तो मतलब उपयोगी, अनुपयोगी बना देता है। ठीक है, अनुपयोगी तो यह अनुपयोगी मतलब बेकार बना देता है, हमारे उपयोग में नहीं रहता वो जल, समझ रहे हो। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। तो क्या क्या है देखिए दोस्तों, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, जैसे कि मतलब कह रहे हैं कि जो गंदा पानी बहा देते हैं ना जल स्रोतों से गंदा जल मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर दिखाया गया था चित्र यमुना नदी का। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके जैसी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और कृषि रसायनों का विसर्जन, जो खेती बाड़ियों के जो उर्वरक होते हैं ना, जो अन्य प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, वो उसके बारे में बता रहे हैं, और का विसर्जन। ठीक है, उनका विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के संदूषक हैं। मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं, उनसे जो अनेक प्रकार के केमिकल रसायन निकलते हैं, उनको भी नदियों नालों में बहा दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। तो वो क्या है, एक बड़ी समस्या का मतलब रूप है। ठीक है, बड़ी समस्या है वो। आगे कह रहे हैं कि इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषण कर देती हैं। ये पीड़कनाशी किस चीज़ को कहते हैं? तो अनेक प्रकार की औषधियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की जो रसायन होते हैं, अनेक प्रकार की जो केमिकल्स होते हैं ना दोस्तों, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जल को बेकार कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है, अनुपयोगी बना देती हैं। ठीक है, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण क्या कह रहे हैं कि जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। तो जो जल को फिर वो दूषित कह रहे हैं जी, फिर वो दूषित जल को यदि कोई इंसान ग्रहण करेगा, कोई भी इंसान, पशु पक्षी जानवर जीव जंतु या इंसान कोई भी उपयोग करेगा, तो उसके शरीर में वो हानिकारक रसायन चले जाएंगे। ठीक है, और फिर वो भी जीव जंतु की या इंसान की मृत्यु होने की या अनेक प्रकार की बीमारियाँ यहाँ होने का खतरा रहता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इस प्रदूषण को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषक नियंत्रण किया जा सकता है। कह रहे कि जो यदि कोई रसायन वगैरह छोड़ना है, डालना है, तो पहले उसको मतलब कहीं और ठिकाने लगा दिया जाए उस जल को, मतलब उस रसायन को, केमिकल को। ठीक है, ताकि वो जल में जाकर जल को मतलब बहुत अधिक हानि ना पहुंचाए, है ना। जैसे कि मान के चलिए किसी रसायन को मजबूरन किसी नदी नाली में बहाना है, तो पहले उसे किसी गड्ढे में किसी जगह पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको फिर एक थोड़ी बहुत मात्रा में डाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ना ही डाला जाए तो ये अच्छा होता है ना। ठीक है, हालांकि ये बहुत गलत है रसायनों को नदी नालों में बहाना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इस प्रदूषित को जल निकाय में छोड़ने, हाँ यह तो हो गया था, यहाँ तक क्या पढ़ना है बार बार। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाहों को मंद करते हैं। क्या कह रहे हैं? वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जो वन है ना, वन जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जो जल कहने का तात्पर्य ये है, जो जल होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, ये धरती पर जल की मात्रा को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। और क्या है, जो जल को शुद्ध करने में भी ये मदद करती है। ठीक है, धरातलीय प्रभाव को मदद करती है। जो धरती पर मतलब जो जल है ना, जल की एक
क्या कह सकते हैं, स्थिति को अच्छा बना देते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि और भूमि जल को पुनः पूरित करती हैं। ये पेड़ पौधे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों हमारे लिए, लेकिन आए दिन इंसान काटता जा रहा है। बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर दोस्तों। यदि आप पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो काटते क्यों हो भाई, बड़ा दुख होता है। मेरे पता नहीं क्यों यार, मैं पढ़ता रहता हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। अक्सर मैं दोस्तों सोचता हूँ कि यार कैसे इंसान पेड़ पौधों को काटता है और फिर लगाने का तो सोचता ही नहीं है यार, क्या है। ठीक है दोस्तों, आप भी एक निर्णय लें, हमेशा हर साल कुछ 2 4 6 जितने भी पेड़ लगा सकते हैं लगाएं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि ये अन्य प्रकार के लिए, अन्य प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आगे कह रहे हैं कि हाँ, जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जो जल संग्रह है ना, ये पृष्ठीय संग्रहण जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। कह रहे हैं कि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करनी चाहिए। जो जिन कह रहे हैं कि जिन नहरों से हम जल को सींचते हैं, नहर कहने का तात्पर्य जो है ये है कि जो नहरें होती हैं ना उनको ठीक से पक्का करना चाहिए, अन्यथा वो नहरों से पानी आता है, नदियों से जुड़ी होती है ना, तो वो नहरें ही सोख लेती हैं। फिर हम वो खेतों, नहरें आए दिन सूख जाती हैं तो उनमें पानी नहीं बचता, तो फिर हम खेतों में क्या मतलब पानी देंगे, है ना। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों क्षेत्र में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। तो जो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं ना कि खेतों में पानी देते हैं, तो उस तरीके से पानी नहीं देना चाहिए जैसे आए दिन दे देते हैं, पाइपलाइन मतलब लेजम बिछा देते हैं बड़ा बड़ा मोटा, है ना, इस तरह से नहीं। स्प्रिंकलर होते हैं ना, जो छिड़काव वाली विधि होती है ना, उससे पानी की बचत होती है और पर्याप्त मात्रा में सभी पौधों को पानी लग भी जाता है। ठीक है, स्प्रिंकलर वो एक छिड़कने वाली मशीन टाइप की होती है, पाइपलाइन बिछा दी जाती है खेतों में। ठीक है, उस प्रकार की बात चल रही है। ठीक है, तो हालांकि वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, हर जगह वो विधि उपयोग में नहीं ली जा सकती। ठीक है, फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर छिड़काव वाली विधि को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिल अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। जो टपकन जैसे वर्षा जैसा माहौल बना देते हैं ना खेतों में, तो ऊपर पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंचाई की ड्रिल अथवा टपकन विधि। ठीक है, उसको आप देखते होंगे, आप इसका चित्र भी देख सकते हैं यदि इसमें हुआ तो, वरना आप यूट्यूब में गूगल से कहीं से देख सकते हैं। ठीक है, सिंचाई की इस विधियों को अपना कर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक, तो ये जल हर साल आए दिन बहुत अधिक मात्रा में खेतों में जल दिया जाता है इसके लिए। ठीक है, बात कर रहे हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है दोस्तों, उस और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो बच्चे थे प्रदर्शनी में आए हुए होंगे कहीं पर, ठीक है, तो वो घूम रहे थे और वहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं देख रहे थे, और वो वस्तुएं देश के अन्य अन्य भागों से आई हुई थी। ठीक है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये दक्षिण भारत हमारा। ठीक है, यहाँ से तो अन्य प्रकार की क्षेत्रों से आई हुई थी। ठीक है, मोना ने एक थैला हाथ में लिए उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह सूट से बना है, यह जूट से बना है, सॉरी। क्या आप उन टोकरियों, दीप दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। जो जेसी नाम की कोई लड़की होगी, वो स्कार्फ देखकर हैरान थी। स्कार्फ कुछ होता है, मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो स्कार्फ देखकर हैरान उत्साहित थी। ठीक है, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने कहा कि अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशमी कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। आप भी जानती हैं दोस्तों, रेशमी कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले रेशम का उपयोग चाइना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता हो तो अच्छी है, नहीं है तो आप आज समझ गए होंगे। ठीक है, और ये रेशम का उपयोग बहुत लंबी समय तक चाइना अन्य देशों से छुपा कर करता रहा था। ठीक है,
आगे देखिए, हाँ, जो शहतूश के पेड़ों पर पाले जाते हैं, बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करती हैं, जिनका उपयोग हम अपनी दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो पौधों की महत्वता दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रेशम का कीड़ा है, ये शहतूश का पेड़ है, शायद कोई अन्य प्रकार की पेड़ में रेशमी कीट है। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीव है ना, ये केवल स्थल मंडल, भूमि वाले क्षेत्र, जलमंडल, जल वाला क्षेत्र, और वायुमंडल, वायु वाला क्षेत्र, ठीक है, के बीच एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल में ये रेशमी कीट तो आपने देख ही लिया। ठीक है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। जैव मंडल में जो जीवित जातियाँ होती हैं ना, जो जीवित प्राणी, जीव जंतु होते हैं ना, ये परस्पर एक दूसरे से क्या करें, एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। जैसे कि मतलब रहती ही है ना, एक दूसरे पर निर्भर क्यों रहती हैं? जीवित रहने के लिए, और उनकी अपना एक हित होता है खुद का, उनका एक दूसरे पर निर्भर रहना उनके लिए ज़रूरी भी होता है। यदि वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे तो वो अधिक से अधिक लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह सकते। ठीक, तो इस बारे में बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। इस जीवित रहने की तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। जो वनस्पति है ना, ये और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, वनस्पति के माध्यम से इंसानों को अन्य प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। ठीक है, और वन्य जीव इसलिए ज़रूरी है कि वन्य जीव भी दोस्तों इंसानों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हैं। और बहुत से वन्य जीव जो मांसाहारी वन्य जीव हैं, जो ये वनों की रक्षा करते हैं, जो फसल को खेतों को मतलब जंगलों को काटने के लिए जो आते हैं ना, अनैतिक तरीके से काटते हैं जंगलों को, ठीक है, वो उन लोगों से और भी अन्य प्रकार की विधियों से वनों की रक्षा करती हैं। ठीक है, और वो उनका जंगल उनका निवास स्थल है। ठीक है, और वो हमारे लिए वैसे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसा कि कोई भी चीज़ देख लीजिए, कोई भी जीव जंतु देख लीजिए, ठीक है, इंसानों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। ठीक है, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, मृदा का अपरदन, मृदा जैसी भूस्खलन जैसी समस्याओं का जो आए दिन सामना करना पड़ता है, तो उसको रोकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करती हैं। आगे देखिए, भूमिगत जल के संरक्षण में भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करती हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे, कागज प्रदान करती हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, पेड़ पौधों के असंख्य उपयोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने उपयोग हैं। आप जैसे पेड़ पौधों पर कोई निबंध भी लिखना चाहेंगे ना, तो कुछ भी आप लिखते रहेंगे, फिर भी उनका उपयोग कहीं ना कहीं आप छोड़ देंगे, इतना उपयोग है उनका। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं जो क्या क्या उनका उपयोग है। ठीक है, आगे देखिए, वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। कह रहे हैं कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। छोटे कीट पतंग होते हैं ना, वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि मधुमक्खी हमें शहद देती है कि नहीं, कितना महत्वपूर्ण पदार्थ है ये, कभी दोस्तों बेकार नहीं होता है ना, हज़ारों सालों तक शहद एक जैसा रहता है। क्यों? क्या है इसमें, कितना महत्वपूर्ण है ना। तो ये आगे देखिए, फूलों के परागण से मदद करती हैं, फूलों की परागण में मदद करती हैं कौन? मधुमक्खियाँ वगैरह। फूलों की परागण यानी कि यदि मधुमक्खियाँ, ये कीट पतंग नहीं होंगी ना, जो फूलों पर बैठती है ना, तो ये फूलों का परागण नहीं होगा। फूल मतलब एक तरह से फूल ठीक से पनप नहीं पाएंगे, है ना। तो वो आगे कह रहे हैं
और पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन? तो ये जीव जंतु और छोटे छोटे कीट पतंग, ठीक है। पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं। जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाँ, ठीक है, अपने भोजन के लिए कीट पतंगों पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। और हाँ, और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं, ये अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। तो उन छोटे छोटे जीव जंतुओं को फिर गिद्ध खाते हैं, जो आज बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। गिद्ध अन्य प्रकार की जो रसायनों का उपयोग होता रहता था ना कुछ समय पहले, तो उसकी वजह से गिद्ध मारे गए हैं, ठीक है। और उनका शिकार भी होता रहा था दोस्तों, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या वजह हो सकती है, ठीक है। जो आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी गिद्धों का विनाश हो गया है, मर गए हैं, ठीक है, समाप्त हो गए हैं। हालांकि कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि गिद्ध जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, ठीक है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी जीव जंतु हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी पर्यावरण पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। देखिए, ये घास स्थल एवं वन, जो ये सामने वन दिख रहा है, ये घास स्थल है, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ये जो वनस्पतियाँ होती हैं दोस्तों, ये किस पर निर्भर करती हैं? तो तापमान और आर्द्रता। तापमान कैसा है, अधिक तापमान होगा तो वनस्पतियाँ जल जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, कुछ मतलब नहीं रहेगा, सूखा पड़ जाएगा वहाँ पर, है ना। और कम तापमान होगा तो मतलब अलग चीज़ हो जाएगी, वो मतलब ठंडे प्रदेशों में जैसा माहौल होता है, ठीक है। और आर्द्रता, अधिक आर्द्रता होगी तो भी दिक्कत है, कम होगी तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये संतुलन उनका, तापमान और आर्द्रता का संतुलन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी इस पर निर्भर करता है, क्या? वनस्पति की वृद्धि, ठीक है। वनस्पति की वृद्धि क्या किस पर निर्भर करती है? तो आप ध्यान रखें, तापमान और आर्द्रता पर, ठीक है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों के 4 वर्गों में रखा गया है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंडा, ठीक है। तो वन तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। घास स्थल, गुल्म और टुंडा, ठीक है। तो अब आइए इनको देखते हैं अब। तो भारी वर्षा वाली क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकती हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकती हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पर बड़ी बड़ी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और घनी घास, झाड़ वगैरह ऐसी पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाली क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। कह रहे हैं कि इसी कारण से जो वन है ना, प्रचुर जल आपूर्ति वाली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ा उदाहरण दिया जाए तो जो ब्राज़ील की घनी जंगल है ना, यहाँ ये सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पर सबसे अधिक घनी जंगल भी पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे जैसी आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। तो कह रहे हैं कि जो आर्द्रता होती है ना, उसकी वजह से वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता बहुत अधिक होगी तो अधिक घनी जंगल होंगी, ठीक है। ये चीज़ बता रहे हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। नॉर्मल जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिनका आकार छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, मध्यम वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्षेत्र यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, उसी की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना, और ये हरियाणा, महाराष्ट्र, ऐसे क्षेत्रों में, दिल्ली, पंजाब, ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है। तो विशेषकर इनकी भी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसी हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। मैं प्रॉपर किसी क्षेत्र के बारे में वो पूरा क्षेत्र नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि हाँ, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। इनसे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। जैसे विश्व के घास स्थलों के बारे में आगे आप देखेंगे, ठीक है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगती हैं।
जो कम वर्षा होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, तो कटीली झाड़ियाँ, जहाँ पर अधिक अधिक कटीली मतलब पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। और गुल्म क्या होता है, तो दोस्तों देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें, गुल्म है शायद, ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, उनको कहते हैं शायद। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी तरह सतह वाली होती हैं। तो आज जहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बाष्पोत्सर्जन द्वारा, ये जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की कमी को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं और उन पर हल्की सी पतली मोम, यानी कि कह सकते हैं मोम सी लगी होती है, या कह सकती है बहुत सी पतली पन्नी सी चढ़ी होती है उनकी इन पेड़ पौधों पर, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, मोमबत्तीदारी कांटेदार और मोम सतह वाली होती है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। जो अधिक वर्ष ठंडे प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पर जो शीत या ठंडे प्रदेश, वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन पाया जाता है, लाइकेन सम्मिलित है, ठीक है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। विश्व में जितने लोग थे, कह रहे हैं पिछली 2 शताब्दियों में, पिछली 200 सालों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उससे कई अधिक लोग हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 200 सालों में जितनी जनसंख्या थी उससे कई गुना अधिक जनसंख्या आज के समय में है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं है ना उपलब्ध हुई इंसानों को, ठीक है। तो इस प्रकार बीमारियों से लड़ने की, पहले तो बीमारियों से मर ही जाते थे लोग, ठीक है। तो अब सुख सुविधाएं, अन्य प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति और अन्य प्रकार की उपचार हो रहे हैं, तो इस वजह से लोगों के जीवन में सुधार आया है और जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। और भी अन्य रीजन्स हो सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बढ़ती जनसंख्या के पोषक के लिए, फसलों के उगाने के लिए, बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों के उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। वनों की विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी वन थी ना, जो विशाल वन थे, उनसे वृक्ष काट कर क्या किया गया है, तो वहाँ पर अपना इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू की, रहना शुरू कर दिया, उद्योग लगाए, ठीक है। अनेक प्रकार की अपने जो भी निर्माण कार्य हैं वो करना शुरू किया, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हानि क्या हुई, तो वनों पेड़ पौधों की कमी महसूस हुई, ठीक है। और हालांकि ज़रूरतें इंसानों को कुछ भी कराने के लिए मजबूर कर देती हैं, ठीक है। आगे क्या करें, विश्व भर में वनों का आवरण तेज़ी से समाप्त हो रहा है, आज भी हो रहा है दोस्तों। आए दिन आज भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय भी कहीं ना कहीं हज़ारों सैकड़ों हज़ारों पेड़ काटे जा रहे होंगे दोस्तों। विश्व की बात कर रहे हैं, अगर भारत की बात कर रहे हैं तो भी हज़ारों तो कम से कम पेड़ काटे ही जा रहे होंगे। कोई इलीगल तरीके से, कोई लीगल तरीके से, कोई किसी निर्माण कार्य के लिए, कोई किसी कार्य के लिए, ठीक है। तो ये आगे देखिए, हाँ यहाँ तक तो हो गया था विश्व भर की वाले में। आगे कह रहे हैं कि इस बहुमूल्य संसाधन की संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ये जो बहुमूल्य संसाधन कह रहे हैं ना, वनों को कह रहे हैं, पेड़ पौधों को कह रहे हैं, इसकी संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है इस समय। देखिए ये क्या है, स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलॉज, ये बच्चों ने बनाया है किसी चित्र को, ठीक है, छोड़िए इसको। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवों का संरक्षण। वन हमारी संपदा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। पौधे पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित कर रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकती हैं। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ना, जो भी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इंसानों के द्वारा हो रहा है, ठीक है, उसमें भी इंसान का हस्तक्षेप है, ठीक है, उसके कारण और मानव हस्तक्षेप के कारण, मानव का डायरेक्ट हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इंसानों के द्वारा, और जलवायु से प्रभावित हो रहा है क्या, पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव है मनुष्य का पेड़ पौधों पर, ठीक है। और मानव का डायरेक्ट हस्तक्षेप भी है, डायरेक्ट इंसान पेड़ पौधे काट रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी प्रभाव है इंसानों के द्वारा ही है पेड़ पौधों का, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक कारण पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रही है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लिया होगा आपने दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से समझाया है। देखिए आगे कह रहे हैं कि बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं। बहुत सी जो जातियाँ हैं ना जीव जंतु की, वो संकट के मतलब दौर से गुजर रही हैं। उन्हें बहुत ही अनेक प्रकार की संकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज मानव की वजह से, ठीक है, और जलवायु के प्रभाव की वजह से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठीक है। और कुछ लुप्त होने की कगार पर भी हैं। बहुत सी ऐसी जीव जंतु हैं दोस्तों आज जो लुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। तो ये मतलब कह रहे हैं कि वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। ये मतलब इन पर कह रहे हैं कि ये सभी जो प्रक्रिया बता रहे हैं ना, इनमें कुछ तो मानव निर्मित हैं और कुछ प्राकृतिक कारक है, समझ रहे हो। कुछ तो मानव डायरेक्ट कार्य कर रहा है उन पर, मतलब उनके विनाश के लिए, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की अनैतिक कृत्य मानव के द्वारा अनैतिक कृत्य और प्राकृतिक की जो पर्यावरण में हो रहा परिवर्तन है, ये प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार जो कि बिना अधिकार के शिकार कर रहा है ना जो मानव, वो शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। मानव अनैतिक तरीके से शिकार कर रहा है, जंगलों में जीव जंतु को मार रहा है ना। जहाँ भी देखा उसने जीव जंतु को पकड़ा, मार दिया और अपना भोजन बना लिया, ठीक है। तो ये शिकार मतलब ये समस्या है दोस्तों, ठीक है। जीव जंतुओं की विलुप्त होने के लिए उनकी मतलब संख्या में कमी होने की वजह का एक मुख्य कारण है, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें से कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है। बहुत सी जीव जंतु ऐसी हैं जिनकी तेज़ी से कमी हो रही है, जीव जंतु जो बिल्कुल विनाश की कगार पर हैं, ठीक है। आगे देखिए, पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकरण स्वीकार किया गया है। देखिए, मानव ने पशु पंछी जीव जंतुओं का किस लिए मतलब शिकार किया है, किस लिए उनको मारा है, किस लिए उनका मतलब जो विनाश कर रहा है इंसान, क्यों कर रहा है। देखिए, पशु पक्षियों की खाल भी इंसान अपने उपयोग के लिए बेच रहा है, किसी न किसी लालच बस, ठीक है। चमड़ा, नाखून, दांत, पंख, उनके पंख भी उपयोग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक उनके साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण, इन सभी चीज़ों की एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार, इनका गैर कानूनी व्यापार होता है दोस्तों। बहुत मतलब उपयोगी चीज़ें हैं दोस्तों हालांकि, लेकिन इनका मतलब बिना उपयोग किए भी इंसान रह सकता है, लेकिन है ना, क्या करें। आगे देखिए, इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ये जो जीव जंतु के नाम लिखे ना, ये इनके अलावा भी और भी जीव जंतु हैं जिनका इंसान अनैतिक तरीके से शिकार कर रहा है, उनका मतलब उनको मार रहा है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय और इनको ये मतलब कह रहे हैं, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। इन सभी को इनका संरक्षण इंसानों को जागरूक करके किया जा सकता है, लेकिन इंसान जागरूक होने के बाद भी कहीं ना कहीं लालच में पड़ के ये अपनी कार्य दोहराता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को
सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों, क्या करें, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना जो, और वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय है, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो भी बनाई जाती है ना, इस किस लिए बनाए जाते हैं, तो हमारे हमारे जो वन्य जीव है ना उनकी सुरक्षा के लिए, और प्राकृतिक वनस्पतियों की संरक्षण के लिए। ठीक है, सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमियों का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। जो आर्द्र भूमि होती है ना उनको संरक्षण देना, और जो झीलें होती हैं और जो सक्रिय घाटियाँ होती हैं उनका संरक्षण किस लिए किया जाता है, तो जो बहुमूल्य संसाधन होते हैं ना ये इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको भी बचाना ज़रूरी है, और मतलब बचाया भी जा रहा है सरकार के द्वारा, इंसानों बहुत स्कीम चलाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, इसको देख लेते हैं, ब्लैक बग जो सुरक्षा की ब्लैक बग को सुरक्षा की आवश्यकता है। ये काला हिरण है दोस्तों। ठीक है, इसको मतलब बहुत ही अधिक सुरक्षा के रूप में माना जाता है। ठीक है, और ये आज विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, ये रिपोर्ट है वन्य जीवों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में, तो इसको छोड़ देते हैं। क्या है आगे देखिए, ये क्या है, क्रियाकलाप छोड़ते हैं। ठीक है, इसको यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। जो प्रजातियां हैं, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो क्या होगा, पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों की प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं की अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसी सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। कह रहे हैं कि जीव जंतुओं की जो वन जो है ना, वन उनकी अंधाधुंध कटाई है और जीव जंतुओं का अंधाधुंध शिकार हो रहा है, इसीलिए ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनको मतलब एक जागरूकता अभियान चलाकर इन चीज़ों को रोका जा सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं ये तरीके काम कर रहे हैं, कहीं कहीं ये तरीके फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि सख्त कानून बना दिया जाए। ठीक है, तो इससे इंसान मतलब ये कार्य करने से रुक जाए, बंद कर दी सब। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हाँ, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसी सामाजिक वानिकी महोत्सव वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विविध जातियों की निवासियों का अवलोकन कर सकें। ठीक है, तो बच्चों को भी बताना चाहिए कि भाई ये करने से ऐसा नुकसान होता है, ताकि वो भी भविष्य में ऐसा कुछ कार्य करने से मतलब बचें। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजरस स्पीसीज और वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब नाम है। ठीक है, ये इसकी स्थापना की गई जिससे लोगों को मतलब जागरूक किया जा सके, और अन्य प्रकार का जीव जंतु और पशु जो वन क्षेत्र हैं इनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए, स्थापना की गई जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है, जिसने इस सूची में दी गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिकों का नैतिक कर्तव्य बना दिया गया है। ठीक है, देखिए ये चीतल है, ठीक है, चीतल का झुंड है। ठीक है, देख रहे हैं। आगे देखिए, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हैं कमेंट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, अगर बताएं तो अच्छा होगा। शब्दावली, जैव मंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, तो ये शब्दावली है। ठीक है, आप देख लें। क्या आप जानते हैं, ये देख लेते हैं। CITES, द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा,
सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, सरकारों के बीच, विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों, ठीक है। ये अन्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, आप ऐसे देख लें, ठीक है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि वन्य प्राणी या पौधों की नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके बीच उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 प्रजातियों और पौधों की 28,000 प्रजातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है, ठीक है। ये 5000 जीव जंतुओं की और लगभग 28,000 5,000 जातियाँ पौधों की और 28,000 जातियाँ जीव जंतुओं की हैं, ठीक है। नहीं गलत पढ़ दिया मैंने, सॉरी। मोटे तौर पर पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की 5,000 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। और जो पेड़ पौधों की 28,000 प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जो संरक्षण के दायरे में हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ नहीं है दोस्तों, आगे कुछ नहीं है। आगे ये अभ्यास है तो बच्चों के लिए, वो 4 का छात्र जो भी हो उनके लिए है, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, अधिक फालतू का सामान, मतलब जो है मटेरियल, उसको हमें स्किप करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे बेहतरीन आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। हम पूरी एनसीईआरटी को शुरू से एंड तक पढ़ते हैं, समझाते हैं, और उनमें महत्वपूर्ण चीज़ों को देखकर उन पर अंडरलाइन करते हैं, उन पर थोड़ा अधिक फोकस करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू।